रात के 9 बज रहे थे। गैराज में खड़ी कार और उसके अंदर अर्धनग्न लाशें। आज से करीबन 26 साल पहले बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े इलाके में एक बड़े बंगले में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली और उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में खड़ी एक मारुति कार से 23 साल की युवती और करीब 28 साल के युवक की लाशें बरामद हुई और उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। जब पुलिस ने उस लाश की पहचान की तो वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के करीबी गौतम सिंह के रूप में उसकी पहचान हुई, जो NRI BN सिंह के बेटे थे। और युवती की पहचान पटना के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में हुई। यह है बिहार के सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री की कहानी, जिसने पूरे बिहार को दहला दिया था, जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दे दिए थे। ये घटना 1999 की है। तब बिहार में राजद की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी आसीन थी। और उस समय अगर किसी को बिहार की राजनीति में एंट्री लेनी हो तो बिना राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। ऐसे में गौतम सिंह को पता था कि अगर उसे राजनीति में आना है तो साधु यादव से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर क्या था, गौतम सिंह की अच्छी खासी पहचान साधु यादव से हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर गौतम सिंह की दोस्ती पटना के एक बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से हो जाती है। शिल्पी जैन पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी और वह मिस पटना रह चुकी थी। वो दिन था 3 जुलाई 1999 का। शिल्पी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए रिक्शे से अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसे गौतम सिंह का एक दोस्त मिलता है और फिर उसे इंस्टीट्यूट छोड़ देने की बात कहता है। और शिल्पी रिक्शे से उतरकर कार में बैठ जाती है, लेकिन वह शख्स उसे इंस्टीट्यूट ना ले जाकर उसे गेस्ट हाउस ले जाने लगता है और शिल्पी से पूछे जाने पर बताता है कि वो उसे गौतम सिंह के पास ले जा रहा है। वह शिल्पी को लेके वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचता है, लेकिन गौतम सिंह वहां नहीं रहता है। पर इस बात की भनक गौतम सिंह को पड़ जाती है। वह फौरन गेस्ट हाउस पहुंचता है, क्योंकि गौतम सिंह को भली भांति पता था कि वह गेस्ट हाउस एक अय्याशी का अड्डा है। अब आगे की कहानी जो है वो सुनी सुनाई है, आप दंग रह जाएंगे। वैसे आगे की जो कहानी है इसका दावा हम नहीं करते हैं, तो चलिए बिहार के जंगल राज की एक झलक आपको दिखाते हैं। जब गौतम वहां पहुंचता है तो देखता है कि शिल्पी के शरीर पर कपड़े नहीं हैं और शिल्पी रो रही है। तब गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है। वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं। इधर शिल्पी के पिता बेटी के घर नहीं आने से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। तभी पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके आधार पर पुलिस राबड़ी देवी के भाई और बाहुबली विधायक साधु यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है। वहां गैराज में गौतम की सफेद कार उन्हें मिलती है, जहां गौतम और शिल्पी की लाश पड़ी थी। गौतम ने केवल पैंट पहन रखा था और शिल्पी के शरीर पे उसकी टी-शर्ट थी। इसी बीच साधु यादव वहां अपने तमाम समर्थकों के साथ आ जाते हैं। पुलिस दोनों की लाश को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर दोनों की मौत को आत्महत्या करार दे देती है, वह भी बिना रिपोर्ट आए। जिस गाड़ी में दोनों की लाश मिलती है, पुलिस के लोग उसे ड्राइव कर थाने ले जाते हैं, जिससे सारे सबूत मिट जाते हैं। फिर गौतम का अंतिम संस्कार रात में कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इस मामले पर राबड़ी देवी पर राजनीतिक और विपक्षी दबाव बढ़ता है, तो वह केस को CBI को उसी साल सितंबर में सौंप देती है। फिर CBI इस मामले की जांच शुरू करती है। पता चलता है कि गौतम के पहले शिल्पी के साथ कई लोगों ने रेप किया था। शिल्पी के कपड़ों में भी सीमन के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके बाद CBI के अधिकारी DNA जांच के लिए साधु यादव का खून मांगते हैं, लेकिन साफ इनकार कर दिया जाता है। इस DNA जांच को बाद में बंद कर दिया जाता है। CBI 4-5 साल बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। उसमें दिखाया जाता है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। फिर शिल्पी के भाई प्रशांत ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे और 2006 में उनका अपहरण हो जाता है। 2 दिन बाद वह वापस घर नहीं आता है। फिर 2 दिन बाद वह घर वापस आता है। फिर कभी इसकी जांच की मांग नहीं करता है। शिल्पी की मर्डर मिस्ट्री सत्ता के रसूख की वजह से न्याय में तब्दील नहीं हो पाई और यह केस आत्महत्या बनकर फाइलों में कैद हो गई। तो ये थी बिहार के जंगल राज की एक झलक।